बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है फर्म थ्योरी का। तो काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि स्टूडेंट कह रहे थे कि सर चैप्टर 4 के एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लें ताकि फुल फ्लेज जो है वो चैप्टर 4 हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और ये जो एमसीक्यूज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जिस बुक से डिस्कस कर रहा हूँ, ये मेरी अपनी बुक है। और ये जो बुक है इकोनॉमिक्स की, जो राइज़ में इस वक़्त बुक चल रही है, ये सेम वही वाली है, ठीक है जी। तो अगर आपको बुक चाहिए तो बिल्कुल आप राइज़ स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी से ये बुक परचेज़ कर सकते हैं फिज़िकली, ठीक है। अच्छा जी, ये जो बुक है, इस बुक में जो एमसीक्यूज़ हैं वो एमसीक्यूज़ मैं आपको बताता चलूँ, उसमें 3 तरह के एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे, ठीक है। इसमें जो आईकैप में पीएससी जो 3 है, आईकैप की जो स्टडी टेक्स्ट है, तो सारे के सारे एमसीक्यूज़ कवर हो रहे हैं इस वाली मेरी वाली बुक के एमसीक्यूज़ में। और प्लस इन एडिशन टू द आईकैप स्टडी टेक्स्ट एमसीक्यूज़, इसमें आईकैप के जितने भी चैप्टर 4 से रिलेटेड पास्ट पेपर्स हैं, ठीक है? जितने भी पास्ट पेपर्स हैं, वो सब के सब इसमें शामिल हैं। तो आप कहेंगे सर पीआरसी में तो पास्ट पेपर होते ही नहीं हैं। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल नहीं होते। लेकिन जब इकोनॉमिक्स जो है कैफ 2 में एज ए सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता था, तो कैफ 2 में जब इकोनॉमिक्स के जो एमसीक्यू थे, जो आईके अपने पास पेपर में पूछे थे, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे इसमें शामिल किए हैं, ठीक है। और कुछ फर्दर जो है वो चैप्टर 4 से रिलेटेड कुछ ओ लेवल के और एक आधे ए लेवल के क्वेश्चन है जो रिलेटेड टू द चैप्टर नंबर 4 हैं। तो ये 3 चीज़ें कंप्राइजेज़ हैं जो कि इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन बैंक है एमसीक्यू से रिलेटेड इसमें, ठीक है। तो यहाँ से एमसीक्यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि आईकैप के स्टडी टेक्स्ट के एमसीक्यूज़ वो तो हो ही जाने हैं, साथ-साथ आईकैप के पास पेपर वाले एमसीक्यूज़ भी डिस्कस हो जाते हैं, साथ-साथ सम अदर रिलेटेड बॉडीज़ के एमसीक्यूज़ भी डिस्कस हो जाते हैं, जो कि रिलेटेड टू आवर कोर्स है और सिलेबस है, ठीक है। यहाँ पर एक और बात करता चलूँ कि वो बच्चे जो कहते हैं सर हम चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स को हम बहुत आराम से और सुकून से पास करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं हमसे होती या नहीं कर सकते, तो हमें कोई ईज़ी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हो जाए या हमारे पास कोई ईज़ी सी बुक आ जाए, जिससे इकोनॉमिक्स को समझना उसको पढ़ना आसान हो। तो अगर आप मेरी वाली बुक ले लेते हैं, ठीक है? इस बुक का फ़ायदा ये होगा कि जितने भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे के सारे सीक्वेंस वाइज़ हैं। यानी कि नंबर 1 इसका फ़ायदा ये होगा कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट में सीक्वेंस वाइज़ रखे हुए हैं कि उससे ये हो जाएगा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में जो है, वो हमें प्रॉब्लम नहीं आती। तो एक तो सीक्वेंस लॉजिकल है। सेकंड, इस बुक का फ़ायदा ये है, ये स्टूडेंट फ्रेंडली है, ठीक है? यानी कि पढ़ने में बहुत आसान है, ठीक है? और बहुत ईज़ी ग्राफ्स बनाकर मैंने कॉन्सेप्ट्स को इलैबोरेट किया हुआ है, यानी कि ईज़ी कॉन्सेप्ट्स हैं और ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग से आप कॉन्सेप्ट ईज़िली अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है? और कम्प्रिहेंसिव है, टू मच एक्स्ट्रा डिटेल नहीं है, तो बहुत ही कम्प्रिहेंसिव है, ठीक है? तो आप इजीली इसको सेल्फ स्टडी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था इसका स्टडी रिलेटेड मटेरियल। तो लेक्चर तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर सेकंड इसमें से आपको ये बेनिफिट होगा इस बुक में, इसी बुक के अंदर ही एमसीक्यूज हैं, जो कि ऊपर मैंने सारे एमसीक्यू डिस्कस किए। फिर प्लस एक और इसमें बोनस चीज़ ये है, तो मैंने हर चैप्टर के बाद एक सेल्फ टेस्ट रखा हुआ है, ठीक है। जैसे आप चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, जो कि यहाँ पे सारा के सारे नोट्स की शक्ल में मिल जाएंगे आपको, उसके बाद जैसे आप चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे, फ़ौरन से सेल्फ टेस्ट परफॉर्म करेंगे। जैसे सेल्फ टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो आपको आप जो चैप्टर होगा वो 100% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो हो ही नहीं सकता कि आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है वो फेल हो जाए। और बुक इतनी कॉस्टली नहीं, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। 500 या 550 का आई थिंक सो राउंड अबाउट इतने की बुक होगी ये, ठीक है? या बहुत भी होगा 600 होगी, इससे ऊपर तो नहीं होगी, ठीक है? और अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो बिल्कुल या तो आप राइज़ स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी से ये ले सकते हैं। अगर आप लाहौर में नहीं हैं और पाकिस्तान से कहीं भी मंगवाना चाहते हैं ऑनलाइन, तो ऑनलाइन मंगवाने के लिए अ, वहीद बुक शॉप है। तो आप वहीद बुक शॉप वालों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं
और उनसे ये बुक डिमांड कर सकते हैं। तो वो कि जो राइस के सर हसनान की इकोनॉमिक्स की बुक है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। तो एक उनका ये नंबर है, इस पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा तो आपको बुक मिल जाएगी। और एक नंबर ये है, या आप इस पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा तब बुक आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये ऑनलाइन वालों के लिए जो ऑनलाइन बुक मंगवाना चाहते हैं, तो मैक्सिमम 2 या 3 डेज़ में बुक आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो जो बच्चा इकोनॉमिक्स पास करना चाहता है उसको 2 एडवाइसेज़ हैं। एक तो वो मेरी बुक परचेज़ कर ले, ठीक है, बस उसको रीड कर ले, 100% यहीं से कवरेज हो जाएगी। इसके बाद जो मेरे पास एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेरे पास होते हैं, ठीक है, जो मेरे होते हैं, अगर उनकी वीडियोस कंप्लीट देख ले, ठीक है, वो तकरीबन 500 प्लस एमसीक्यूज़ हैं, उनकी वीडियोस हैं, तो ये तकरीबन पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स की रिवीजन है। तो आराम सुकून से इन 2 मटेरियल से आपका 100% पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। एमसीक्यूज़ में सबसे पहले वाला एमसीक्यूज़ हमारे पास ये है कि चलिए इसको रेज़ कर लेते हैं ज़रा, ठीक है, ताकि एमसीक्यूज़ हमारे डिस्कस हो पाएँ। नंबर 1 एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। 4.1 में कह रहा है कि टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ फर्म। आपको पता है फर्म वो होती है जो प्रोडक्शन कर रही होती है, ठीक है, तो फर्म जो है वो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करती है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये प्रोडक्शन फंक्शन है। ठीक है, 4.2 अ टाइम पीरियड इन विच एटलीस्ट वन इनपुट रिमेन फिक्स। कहता है वो टाइम पीरियड कि एक इनपुट रिमेन फिक्स रह जाए, एक इनपुट रिमेन फिक्स रह जाए while other variable by while other are variable, जबकि बाकी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो वेरी कर रहे हैं। तो बताएं कि ये मार्केट पीरियड होगा, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन या वेरी शॉर्ट रन। तो हमें पता है कि हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होती हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये 4 हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। फॉर एग्जांपल मान लें कि लैंड हमारे पास फिक्स है, लेबर भी अभी फिक्स है, कैपिटल भी फिक्स है और एंटरप्रेन्योर भी फिक्स है। इसका मतलब इस वक्त हम शॉर्ट रन में हैं। तो लैंड अभी भी फिक्स है। मान लें लेबर 5 बंदों से काम स्टार्ट किया, 5 के बाद 2 बंदे और रख लिए, तो लेबर वेरी कर गया। कैपिटल फिक्स है, एंटरप्रेन्योर फिक्स है। तो अब देखें कि 3 फिक्स हैं, 1 वेरी कर रहा है, तो अभी भी हम शॉर्ट रन में होंगे। फिर लैंड फिक्स है, लेबर वेरी पहले ही कर चुका है। मान लें कैपिटल 1 मशीन थी, अब एक और मशीन खरीदी, 2 मशीनें हो गई। तो एंटरप्रेन्योर फिक्स है, तो 2 वेरी कर रहे हैं, 2 फिक्स है, अभी भी हम शॉर्ट रन में होंगे। लैंड फिक्स है, लेबर वेरी कर चुका, कैपिटल भी वेरी कर चुका, मान लें एंटरप्रेन्योर भी वेरी कर गया, तो अब 3 वेरिएबल हैं, 1 फिक्स है। ये वाली बात लिखी हुई कि अगर एक भी फिक्स है आपका फैक्टर प्रोडक्शन, तो हम किस में होंगे? अगेन हम शॉर्ट रन में होंगे। तो लॉन्ग रन में कब जाएंगे? जब लैंड भी वेरी कर जाएगा, लेबर भी वेरी, कैपिटल भी वेरी, एंटरप्रेन्योर भी वेरी, चारों वेरी करेंगे, देन वी आर इन लॉन्ग रन। ठीक है, तो अगर एक भी इनपुट फिक्स रह गया तो हम शॉर्ट रन में हैं। ठीक है, 4.3 देखते हैं। 4.3 में अकॉर्डिंग टू लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट। कहता है लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग बताएं मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट आपस में कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमने कहा देख लेते हैं। ठीक है, डायग्राम बनाकर हमने कहा देख लेते हैं, डायग्राम से पूछ लेते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कि मान लें कि ये हमारे पास टोटल प्रोडक्ट है, ठीक है, और सॉरी मार्जिनल प्रोडक्ट है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ से इंक्रीज किया और मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ से डिक्रीज करके हमारा नेगेटिव आ गया, तो दिस इज अवर मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एवरेज प्रोडक्ट, आपको पता है एवरेज प्रोडक्ट यहाँ से शुरू ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, फिर जब एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाता है, इस मैक्सिमम के बाद एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब कि मार्जिनल प्रोडक्ट ने एवरेज प्रोडक्ट को कहाँ पर इंटरसेक्ट किया?
मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट को तब इंटरसेक्ट करती है जब एवरेज प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होता है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो, तो देखिए जीरो में तो इंटरसेक्ट नहीं होता ना, यहाँ पे एमपी जीरो, तो इंटरसेक्ट तो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे थोड़ी हो रहा है, तो ये गलत हो गया। एवरेज प्रोडक्ट इज जीरो, एवरेज प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव रहता है। एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, बिल्कुल ये सही है, जब एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा तब एमपी एवरेज प्रोडक्ट को इंटरसेक्ट करता है। तो दैट इज द चार्ली इज द राइट ऑप्शन। 4.4 according to law variable proportion where total production is maximum marginal production will be। कहता है जब टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा बताओ उस पोजीशन पर मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, यानी कि कह रहा है कि जब टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम है तो बताएं इस पॉइंट पर जो मार्जिनल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा। तो हमने कहा देख लेते हैं, ठीक है। तो यहीं पे ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे इस वक्त मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो, यहाँ पर हमारे पास एम पी इक्वल टू जीरो। तो याद रखिए जब एम पी जीरो होता है वहाँ पर टोटल प्रोडक्शन जो होती है वो उस वक्त मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होगी और इसके बाद टी पी डिक्रीज करना शुरू कर देगा। तो जब एम पी जीरो होता है तो याद रखिएगा टी पी मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो जब टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा वह मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होगी, जीरो होगी, तो विल बी जीरो। तो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं जनाब। और अगर आपने इनको ग्राफ से देखना भी है, अव्वल तो मैंने ग्राफ बना ही दिए हैं, तो बुक से भी देख लेते हैं ज़रा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इजीली ये ग्राफ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें आ गया हमारे पास, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मार्जिनल टोटल प्रोडक्शन यहाँ पे मैक्सिमम है, तो जब टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होगी तो देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे जीरो होगी, ठीक है। तो ये हमने समरी लिखी भी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। चलिए ये यहाँ से इसने एमसीक्यूज पूछा हुआ है कि टोटल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम कब, इफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो। तो ये एमसीक्यूज ने पूछा हुआ था, ठीक है। चलिए बैक टू द एमसीक्यूज। 4.5 विच ऑफ द फॉलोइंग assumption इज रिलेट टू लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बताएं इनमें से लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन की कौन सी assumption है। अल्फा कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट आनी चाहिए, तो ये लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन की assumption नहीं है। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट नहीं, वो तो कहता है कांस्टेंट रहनी चाहिए, assumption ये। ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोपोर्शनेटली वेरीड, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो प्रोपोर्शनली वेरी नहीं करने चाहिए बल्कि वो तो कांस्टेंट रहने चाहिए, ये भी assumption नहीं है। देर इज नो स्कारसिटी ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, यानी कि फैक्टर प्रोडक्शन में स्कारसिटी लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, वो अनलिमिटेड होनी चाहिए। तो हमें पता है अगर अनलिमिटेड है वो तो फिर हम लॉन्ग रन में चले जाएंगे, ठीक है जी। तो शॉर्ट रन में तो रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, तो चार्ली भी नो स्कारसिटी की वजह से assumption नहीं बनेंगे। डेल्टा पढ़ लेते हैं अब। फैक्टर आर एबल टू कंबाइन टू मेक ए प्रोडक्ट, हाँ जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो कंपैटिबल होने चाहिए प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। तो ये जो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन के assumptions हैं वो ये assumption उसने हमसे पूछी हुई थी, ठीक है। तो ये हमारे पास assumption है। पॉसिबल टू कंबाइन द इनपुट फैक्टर, इसका मतलब आपका फैक्टर प्रोडक्शन कंपैटिबल होनी चाहिए प्रोडक्शन प्रोसेस से, तो ये assumption है। बाकी assumption जो ऊपर वाली थी वो नहीं है, ठीक है। जैसे कि कांस्टेंट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, वो कहता है कि कंटिन्यूस हो जाए, ठीक है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर दैट इज द डेल्टा, ठीक है। 4.6 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सप्लिसिट कॉस्ट, बताएं इनमें से कौन सी एक्सप्लिसिट कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता। तो सबसे पहले हमने देखना कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती क्या है, ठीक है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। तो सिंपल सा फिनोमिना है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होगी जिसमें मॉनिटरी पेमेंट शामिल होगी, यानी कि जिसमें पैसा हमारा पॉकेट से जा रहा होगा, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस हो रहा होगा। इम्प्लिसिट कॉस्ट में नो मॉनिटरी पेमेंट इन्वॉल्व, इसमें कोई मॉनिटरी पेमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, जैसे कि इसके एग्जांपल में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाता है और नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट में वेजेस, लेबर को तनख्वाह देंगे, पैसे पॉकेट से जाएंगे, तो ये इंक्लूड होता है, हमें नॉट को देखना है जरा। इंटरेस्ट भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, पेमेंट फॉर मटेरियल परचेज करेंगे पैसे लगेंगे तो ये भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। नॉर्मल प्रॉफिट एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं है, ये तो इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये तो इम्प्लिसिट कॉस्ट है, ठीक है। इसको भी जरा देखते हैं ये कहाँ पे बुक में हमें मिल जाता है, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट में हमें जाना पड़ेगा कॉस्ट वाले टॉपिक में, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट देखिए आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट होता है, ठीक है।
और इम्प्लिसिट कॉस्ट नॉन कैश यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, और इम्प्लिसिट कॉस्ट के एग्जांपल में हमें नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाता है, जो कि यहाँ पे कहीं पे नजर आ जाएगा। एग्जांपल्स इंक्लूड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये एमसीक्यू एग्जामिनर ने पूछा हुआ था, ठीक है नी। तो दैट इज द नॉर्मल प्रॉफिट। 4.7 देखते हैं। With 50 unit of labor, a firm can produce 1800 unit of output. With 60 unit of labor, the firm can produce 2100 unit of output. Marginal product of labor. तो marginal product of labor है क्या? तो फॉर्मूला देख लेते हैं। marginal product for labor, ठीक है। तो marginal product for labor का फॉर्मूला होता है कि चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय चेंज इन वेरिएबल इनपुट फैक्टर, जो हमारे केस में लेबर होगा। तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट का हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ज़रा सा सेट कर लेते हैं उसको। 50 यूनिट लेबर होंगे और हम 1800 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारे पास दो चीज़ें आ गई, लेबर और यहाँ पे आ जाएगी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो लेबर अगर 50 लेबर हों तो वो 1800 यूनिट बनाते हैं, और अगर वो 60 लेबर हों तो वो 2100 यूनिट बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मार्जिनल प्रोडक्ट हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो चेंज इन यूनिट कितना आएगा, ये टोटल यूनिट होगा, तो चेंज इन यूनिट में हमारे पास आ जाएगा 300, तो यहाँ पे आ जाएगा 300। लेबर में चेंज कितना है 50 to 60, 10 का। तो हमें पता टोटल प्रोडक्ट में चेंज कितना है 300 का। चेंज इन लेबर 10 आया, 300 डिवाइड बाई 10, आंसर इज 30। इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा 30 होगा। दैट इज दी चार्ली ऑप्शन। तो चार्ली इस तरह से हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। 4.8, विच ऑफ दिस इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट। कहता है इनमें से कॉस्ट फंक्शन का कौन सा कंपोनेंट नहीं है कॉस्ट फंक्शन का, ठीक है। तो हमें पता है कॉस्ट फंक्शन में लॉ ऑफ कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ये सारे सारे कॉस्ट फंक्शन में हमारे पास आ जाएंगे, जिसमें हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी और फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, कितना इनमें से कौन सा कॉस्ट फंक्शन नहीं है। तो कॉस्ट फंक्शन में वो एलिमेंट आएंगे कि जो चीज़ें बनाने में जिनकी कॉस्ट आ रही होगी, या तो कॉस्ट ज़्यादा आ रही है या तो कॉस्ट कम हो रही है, ठीक है, तो वो कॉस्ट फंक्शन का हिस्सा बनेंगे। अब 4.8 में वो कह रहा है मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ऑपरेटिंग टेक्नोलॉजी ऑफ द प्लांट। हमें पता है जितनी ऑपरेटिंग टेक्नोलॉजी एडवांस होगी कॉस्ट इससे क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसका मतलब कॉस्ट इससे कम हो रही है, तो कॉस्ट फंक्शन का एलिमेंट है, ये कंपोनेंट है। ऑपरेटिंग कैपेसिटी, जितनी ऑपरेटिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी उससे अगेन कॉस्ट कम होती है, ठीक है। तो ये भी कॉस्ट फंक्शन का एलिमेंट बनेगा। मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ये कॉस्ट फंक्शन नहीं है, क्योंकि मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब है कि मार्केट में अपनी प्रोडक्ट बेचनी कितनी की, तो मार्केट प्राइस है। इसका मतलब कॉस्ट फंक्शन का ताल्लुक होता है चीज़ों को बनाने तक, यानी कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने तक, ठीक है। तो इनपुट को आउटपुट को कन्वर्ट करने में सिर्फ कॉस्ट फंक्शन इन्वॉल्व होंगे। तो जब चीज़ें बन गई, अब चीज़ों को मार्केट में बेचना कितना है, इसका ताल्लुक कॉस्ट फंक्शन से नहीं है, क्योंकि कॉस्ट फंक्शन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बारे में बता रहा होता है। तो मार्केट प्राइस का ताल्लुक गुड सोल्ड से है, मार्केट में चीज़ बेचने कितने की है, तो इसका कॉस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। मार्केट में तो हमने उतनी की बेचनी है ना जितनी डिमांड इक्वल टू सप्लाई है। तो अगर कॉस्ट फंक्शन के अकॉर्डिंग कॉस्ट कम आएगी, प्रॉफिट ज़्यादा मिल जाएगा। कॉस्ट ज़्यादा आ रही होगी तो प्रॉफिट कम मिल जाएगा, लेकिन मार्केट प्राइस चेंज होने वाली नहीं है हमारी कॉस्ट से, ठीक है। चलिए 4.9, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन एक्स्ट्रा यूनिट गिवन प्रोडक्ट इज नोन एज। याद रखिएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्स्ट्रा यूनिट की वजह से, एक्स्ट्रा यूनिट की वजह से एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी आएगी, इसको हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन है। अच्छा जी, तो ये मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास होगी, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी यूनिट प्रोड्यूस, ठीक है। अच्छा जी, 4.10 देखते हैं। कॉस्ट रिड्यूसिंग बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल, कॉस्ट रिड्यूसिंग बेनिफिट, यानी वो कह रहा है कि अगर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कम हो जाए, आपको पता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से कम होना ये हमारा इकोनॉमी ऑफ स्केल होता है, ये हमारा इकोनॉमी ऑफ स्केल होता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे चैप्टर में आपको नज़र आ जाएगा, ये इकोनॉमी ऑफ स्केल में
हमारे पास ये आ जाएगा इकोनॉमी ऑफ स्केल, ठीक है। ये आ गया। इकोनॉमी ऑफ स्केल में क्या होगा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन एज आउटपुट एक्सपेंड। जैसे हम चीज़ें ज़्यादा बनाएंगे हमारी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कम आ जाएगी, और ये एक बेनिफिट होता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो ये इकोनॉमी ऑफ स्केल है, ठीक है। तो यहाँ से एमसीक्यूज हमें आया होगा, ठीक है। कॉस्ट रिड्यूसिंग बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल। तो लार्ज स्केल की वजह से जो कॉस्ट बेनिफिट हो रहा है, यानी कि कॉस्ट डिक्लाइन हो रही है, तो ये हमारा इकोनॉमी ऑफ स्केल होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतनी डिस्कशन काफ़ी है, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला 4.11 से ऑनवर्ड हम डिस्कस कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।